नमस्कार, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। आज देश में चल रहे विभिन्न आंदोलन पर हम जनता के केंद्र में बने दो आंदोलनों पर बात करेंगे, हाथरस आंदोलन और किसान आंदोलन। हाथरस आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार ने हलफनामा दिया है और उस हलफनामा में क्या विचार हैं, हमारे मित्र जो साथ में बैठे हैं सचिन जी, उनकी राय को हम जानते हैं। सचिन जी, स्वागत है आपका। हम आपसे बात करेंगे हाथरस आंदोलन जो जनता के केंद्र में बना हुआ है और अलग अलग जगहों पर इसका प्रदर्शन हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग उस पीड़िता की सहायता की मांग कर रहे हैं और हाल ही में यूपी सरकार ने उस हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। आप बताइए, आपके क्या विचार है उस हलफनामे? देखिए निहारिका, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो यूपी सरकार ने हलफनामा सौंपा है उसमें साफ तौर पर जो आंदोलन है, जो आउटरीच हुआ है, हाथरस के पीड़िता को जो न्याय दिलाने की मांग है, उसे यूपी सरकार ने एक साजिश करार दिया है और ये साजिश में विदेशी फंड का इन्वॉल्वमेंट भी बताया है। आज ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है मथुरा से, जिनका कनेक्शन पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से बताया जा रहा है। उसके स्टूडेंट विंग के भी लोग हैं उसमें, और ये बताया जा रहा है कि इनमें से एक जो व्यक्ति है वो हाथरस में रहकर पत्रकारिता के नाम पर वहां की सूचनाओं को देश और विदेश में पहुंचा रहे थे। तो एक तरह से जो जनता का विरोध है, जो जनता सवाल पूछ रही है, हाथरस कांड में इतनी लापरवाहियां हुई हैं, पुलिस से लेकर प्रशासन तक लगातार इस कांड को दबाने की कोशिश करता रहा, तो उस पर जो लोगों का गुस्सा है उसे एक साजिश करार दिया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो सीए एनआरसी भी आंदोलन किए हुए थे, उससे तार जोड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सरकार इस तरह का जो भी उससे सवाल पूछने की बारी आती है, जब उसको जवाबदेह बनाने की बारी आती है, तो उसे कहीं ना कहीं वो एक खाके में तब्दील कर देती है, जो उसका देशद्रोह वाला एजेंडा है, जो एंटी हिंदू, जो एंटी मोदी गवर्नमेंट एलिमेंट्स हैं, उनमें वो ढाल देती है और फिर बताती है कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, और इस तरह से बदनाम किया जा रहा है सरकार को। तो हलफनामा एक तरह से उसी कड़ी में एक नया देखना चाहिए जो हलफनामा दिया है, और उसमें बहुत कमजोर तर्क दिए गए हैं। सरकार ये कह रही है कि रात के 2 बजे उसे सबका अंतिम संस्कार करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि माहौल खराब था और गांव में दंगे भड़क सकते थे, आसपास दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही थी। तो क्या ऐसे में, जबकि परिवार को घर में बंद करके और कोई भी परिवार का सदस्य नहीं था वहां पर, रात में, जबकि हिंदू रीति रिवाज में रात में दाह संस्कार नहीं किया जाता, तब ऐसा कर देना कौन सी अक्लमंदी थी? उनको समझाकर भी, लोगों को राय मशवरा करके और आस पड़ोस के लोगों को जुटाकर भी वो काम किया जा सकता था, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह नाकाम रही है और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अब वो नए तरीके से स्टंट कर रही है। बिल्कुल, तो हम ये मान लें कि सरकार की बिल्कुल साजिश है और जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं या जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें ही कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है अपना गवाही देने के लिए। बिल्कुल, इसमें दूसरा आप एक पक्ष ये भी देखें कि जो पूरा आउटरीच है, लोगों की जो संवेदनाएं हैं वो पीड़ित के पक्ष में है, और पीड़ित को न्याय दिलाने की बात पूरे देश भर में उठ रही है, देश ही नहीं दुनिया में उठ रही है। लगभग 17 देशों ने कल प्रदर्शन किया था, न्यूजीलैंड से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, सब जगह प्रदर्शन हुए हैं। बहुत ही चालाकी से सरकार जो इसको तब्दील करना चाहती है वो कि लड़कियों ने ऐसा किया, उस लड़की पर, पीड़ित लड़की को, उसके कैरेक्टराइजेशन को, उसके कैरेक्टर को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसे कुछ वीडियोस आए हैं जिनमें कि धमकाया जा रहा है परिवार को, साथ ही उसको ये कहा जा रहा है कि उसकी मित्रता थी पहले से लड़कों से, गांव के लोगों से बात करती थी वो। इन पर तो बल्कि मैं आपसे जानना चाहूंगा ये बात कि एक लड़की जब लड़कों से बात करती है तो क्या इसको एक गलत नजर से देखा जाना चाहिए? समाज में इस तरह की भी बात आ रही है कि जो रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें लड़कियों का दोष ज्यादा है, तो इस पर आप क्या कहेंगी बतौर स्त्री? यदि मैं स्वयं को देखूं एक लड़की होने के नाते, मुझे लगता है कि लड़की को एक पूरी उतनी आजादी होना चाहिए जितना हम आजाद लड़के को छोड़ते हैं, जितनी आजादी हम उन्हें देते हैं, क्योंकि क्या लड़की का हक नहीं है जीने का? हम दोनों ने जन्म लिया है, हम दोनों ने सोच के जन्म नहीं लिया है कि हमें आगे चल के क्या करना है। तो हमारी जो परवरिश है, हमारा समाजीकरण है, उसमें बदलाव करने की जरूरत है कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, जो लोगों का देखने का नजरिया है, जो लोग कमेंट करते हैं कि लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लोगों को ऐसा, लेकिन जब हम 500 साल और उससे हजारों साल पुराने की बात की तो क्या तब वस्त्र पहने जाते थे? तो क्या तब लोग इस तरह के कपड़े पहन के, तब तो पूरा अंग दिखता था, तब बलात्कार नहीं होते थे। सिर्फ कपड़े खराब नहीं है, हमें नजरिया सुधारना पड़ेगा। जो घटनाएं आ रही हैं, 90 साल की स्त्री के साथ भी होता है, 6 साल की बच्ची के साथ भी बलात्कार की घटना होती है, वो उस तरह के कपड़ों की वजह से नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये मर्द मानसिकता और पितृसत्ता भी इसके खिलाफ काम कर रही है।
लेकिन इसमें एक दूसरा पक्ष हाथरस वाले मामले में एक और देखेंगे कि ये जातिवाद से भी जुड़ा हुआ बिल्कुल है। आपने जातिवाद का जिक्र किया, क्योंकि मैं खुद एक दलित समुदाय से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इस चीज को सहा भी है। जब मैं निकलती हूँ तो लोगों मुझे देखने का नजरिया अलग होता है, मुझे ट्रीट करने का नजरिया बहुत अलग होता है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं असम्मानजनक जो भावना है वो मेरे मन में आ जाती है कि लोग जिस तरीके से मुझे देखते हैं, जातिगत भेदभाव हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जाति को देखकर हमें शिकार किया जा रहा है। एक ऐसा समुदाय है, एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ऊपर है और वो हमारा शिकार कर रहा है, और जब हम न्याय की बात करते हैं तो हमें वहीं पर रोक दिया जाता है। इस मामले में आपने कल गांधी भवन में एक बैठक भी की थी और इस मामले पर चर्चा की थी। कई स्त्रीवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग, महिला मंच के लोग थे, तो वो क्या बातचीत हुई उसके बारे में बताइए थोड़ा। बिल्कुल, वहां पर जो हमारे साथ में जो महिलाएं और जो लोग हमारे साथ शामिल थे वो सभी यही बात कर रहे थे कि लोगों एक रास्ता नजर आता है, वो फांसी। लेकिन फांसी इसका समाधान नहीं है। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, जब तक लोग की मानसिकता नहीं बदलेगी, बलात्कार नहीं रुकेंगे। क्योंकि लोगों की नजर में बलात्कार है, वो शिकार करते हैं, बलात्कार करते हैं, और फांसी से सिर्फ व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन जो फांसी की सजा से हिंसा और बढ़ेगी। मुझे लगता है कि यदि लड़की को जीवित नहीं छोड़ते हैं, जिस तरीके से उसका गैंगरेप हुआ, उसका शरीर को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, उसका कारण यही था कि हम इस लड़की को मार देंगे तो बाद में हमें फांसी भी होती है तो हम मर जाएंगे। तो ये भावना के साथ मुझे लगता है वो बलात्कार होता है। लोगों ने बहुत सारे अपनी राय दिया। उन्होंने कहा कि हमें एजुकेशन सिस्टम को भी सही करना चाहिए। क्यों हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं देते हैं? क्यों उनके लिए वो एक जो मुद्दा है उसे छुपा के रखा जाता है? यदि बच्चे या लोग, युवा उससे जागरूक होंगे तो शायद ये जो अपराध उनके साथ में हो रहे हैं उसका एक सबक लेके आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, ये तो एक बड़ा मामला है ही, और बहुत अच्छी बात कही आपने कि जातिवाद जिस तरह से जुड़ा हुआ है, साथ ही महिला हिंसा में पितृसत्ता जिस तरह से काम करती है, वो दोनों का एक तरह से हाथरस कांड बहुत ज्यादा उभार में आया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ दोनों चीजें बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इसी बीच में एक अच्छी खबर अलवर से भी आई है। अलवर में पिछले साल एक पीड़िता का गैंगरेप हुआ था और उसमें 4 आरोपियों को फांसी की सजा आज ही सुनाई गई है। लगभग 1 साल के भीतर ये मामले में सजा सुनाई गई है। अब ये देखना होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाता है या फिर आरोपियों को, दोषियों को सजा जल्द मिलती है। निहारिका, जैसे आपने कहा कि एक आंदोलन और किसान आंदोलन भी चल रहा है, किसान आंदोलन को लेके आप युवा लोगों के बीच में किस तरह की चीजें देखती हैं? कैसे ये आंदोलन लोगों के बीच में जगह बना रहा है? देखिए, क्योंकि मैं शहर में रहती हूँ तो हमारे यूज में सोशल मीडिया बहुत होता है, और सोशल मीडिया में मैं किसान आंदोलन के बारे में ज्यादा देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे जानकारी नहीं, तो मैं उल्टा आपसे ही जानकारी लेना चाहूंगी कि क्योंकि मैंने कभी गांव में जाके काम नहीं किया है, और मैं अभी देख रही हूँ कि बहुत सारे किसान जो है वो सड़कों पर आ गए हैं और बहुत सारी मांगे कर रहे हैं। तो क्या वजह है, ऐसी क्या परिस्थितियां उनके साथ में है कि किसानों को रोड पर आने पड़ रहे हैं? ये पहली बात तो, ये किसान आज पहली बार सड़कों पर नहीं है। किसान हमारे देश में पिछले 30-40 सालों से लगातार सड़क पर हैं, और किसानी को सरकार ने डेलिबरेटली सोची समझी साजिश के तहत खेती में कम उसका दायरा किया है, और किसानों के लिए एक तरह से बाजार उनसे दूर करते रहे हैं। जो ये 3 बिल आए हैं, हालिया जो एजुकेशन चल रहा है, वो 3 बिलों को लेकर है। इन 3 बिलों को सरकार कृषि सुधार का नाम दे रही है, लेकिन असल में ये कृषि सुधार है क्या? ये कृषि सुधार है कि सरकार इन खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें एक तरह से कारपोरेट कंपनियों का गुलाम बना देगी। ये पूरे 3 बिल अगर लागू होते हैं तो अपनी पूरी शिद्दत से, जैसे इसमें एक प्रावधान ये है कि मंडियों को खत्म करने की बात है। मंडियां रहेंगी, बिल्कुल सही बात है, मोदी सरकार कह रही है मंडियां रहेंगी, लेकिन जो सरकारी मंडियां हैं उन पर टैक्स लगेगा, और जो कारपोरेट की मंडियां होंगी उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि जहां टैक्स नहीं लगेगा वहां पर बेचने के लिए ज्यादा सुविधाएं होंगी। और सरकारी सिस्टम के बरक्स जब हम गैर सरकारी सिस्टम या निजी सिस्टम लागू करते हैं तो हम स्वास्थ्य और शिक्षा में इसकी हालत देख चुके हैं। आज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ पर है जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, और शिक्षा का निजीकरण करने के बाद सरकारी स्कूलों की क्या हालत हुई है? लगभग वैसे ही हालात, मतलब दोनों को एक साथ नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी जब हम निजीकरण किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं निजी कंपनियों का, तो सरकारी कंपनियों या सरकारी जो सिस्टम होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, और उसकी क्या वजह है वो किसी से छुपी नहीं है। निजी कंपनियां जिस तरह से काम करती हैं, अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए वो आसपास उसके लिए खराब माहौल पैदा करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक दूसरी चीजें खराब नहीं होंगी तब तक ग्राहक उनके पास नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा ये कि
इसमें जो अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात है, इसमें किसान एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा कंपनी के साथ कि मेरी जो भी फसल होगी वो मैं आपको बेचूंगा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को कितना वो लिखा होगा और कितना किसान समझेगा या उसमें किसान की शर्तें कितनी होंगी ये हमें देखना होगा, क्योंकि एक तरफ एक कंपनी के अधिकारी होंगे और दूसरी तरफ एक हमारा किसान होगा, 2 एकड़ 3 एकड़ का किसान, तो क्या वो सचमुच बराबरी का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें बहुत सवाल हैं। पहली बात तो ये हो नहीं पाएगा। दूसरा ये, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो इस विवाद को एसडीएम के दायरे में सुलझाया जाएगा, और एसडीएम से जब नहीं सुलझेगा तो वो कलेक्टर के पास जाएगा और उसके बाद सीधे केंद्र सरकार के पास जाएगा। तो ये बहुत ही, जो किसान हमारा तहसील में या पुलिस स्टेशन में जाने से घबराता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक और इनकी लड़ाइयां लड़ना बेहद नामुमकिन होगा और इसमें किसान बुरी तरह से फंस जाएगा। तीसरा एक बड़ी दिक्कत इसमें ये है कि जब हम किसान से ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कि उसकी खेती के उपज को खरीदेंगे, एक पर्टिकुलर दाम पर खरीदेंगे, तो वो दाम उसके लिए सुनिश्चित नहीं होता है, क्योंकि कई सारे नियम कानून लगा देते हैं, नियम व शर्तें जो कॉन्ट्रैक्ट में होंगी उनके आधार पर किसान को सही दाम नहीं मिल पाएगा, जो अभी एमएसपी के साथ होता है। सरकार जो एमएसपी लागू करती है वो एमएसपी भी 6% किसानों को ही मिल पाती है, 94% जो किसान है वो एमएसपी के दायरे से बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि गांव का जो हमारा सिस्टम है, छोटे छोटे किसान हैं। अब आप देखिए कि एक यहीं चले जाइए आप भोपाल से आगे रायसेन या विदिशा के किसी गांव में जाइए, तो वहां एक किसान की जो खेती है 3 बीघा की है, 4 बीघा की है, 10-12 कुंटल उसका पूरा अनाज निकलता है। वो 10-12 कुंटल ले जाना ही उसके लिए, मंडी तक ले जाना उसके लिए फायदेमंद सौदा नहीं होता है, तो वो अपने पास का जो साहूकार होता है या बड़ा किसान होता है उसे बेच देता है। वो कम दाम में खरीदते हैं, वो फिर ले जाकर मंडी में दाम बेचते हैं, उनके लिए भी मुश्किल होती है। जो हमारे बड़े किसान हैं उनके लिए भी खेती कोई फायदे का सौदा नहीं रही है। छोटा किसान तो लगभग उस कगार पे खड़ा है कि जहां उसके पास या तो आत्महत्या का चारा है या फिर वो खेती छोड़कर शहरों की तरफ आ जाए और बंधुआ मजदूरी करे। आपने अपनी बातों में एमएसपी का जिक्र किया, मैं थोड़ा एमएसपी के बारे में जानना चाहती हूँ। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार निर्धारित करती है किसी भी फसल का कि उतना न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को जरूर मिलेगा, मंडी में जो बेचने के लिए वो आएगा जब, तो इस दाम से नीचे, एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी, और एमएसपी से नीचे बिक रहा है तो उतने में सुनिश्चित करती है सरकार कि कम से कम एमएसपी पर हम आपकी फसल को खरीदेंगे। लेकिन एमएसपी को जो तय किया जाता है उस तय करने में आजकल गड़बड़ियां बहुत ज्यादा हैं। जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है जिसे सरकार लागू नहीं कर रही है, पिछली केंद्र सरकार जो यूपीए की सरकार थी उस समय आ गई थी, वो 8 साल यूपीए की सरकार के समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट रही सामने, लेकिन वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई। उसमें ये कहा गया है कि एमएसपी जो है आपकी फसल का जो कुल लागत लगी है उस लागत की 1.5 गुना होना चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब कुल उतना दाम तो किसान को मिलना ही चाहिए। और वो लागत कैसे निकलती है? लागत में एक तो आपके खेत में जो आपने पूरा श्रम किया है, जो बीज डाला है, जो खाद डाला है, जो मशीन का खर्चा हुआ है, फिर उसके बाद जो घरेलू श्रम उसमें लगा है वो रहेगा, जो आपके परिवार का और भी श्रम लगा है वो रहेगा। तो इन सारी चीजों को जोड़कर एमएसपी तय की जाती है और उसका 1.5 गुना देने की बाध्यता सरकार को होती है। लेकिन वो एमएसपी भी किसानों को लगातार नहीं मिल रही है, जिस वजह से कि खेती में लोग कम होते जा रहे हैं और ये आंकड़े सामने आए हैं कि लगातार लोग खेती छोड़ रहे हैं और वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो शहरों पर भार पड़ा है, जिसका कि हमने पिछले दिनों कोविड में बहुत हद तक इसका एक नजारा देखा है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। मतलब मैंने भी देखा मेरे शहर में बहुत सारे लोग जो है बाहर से आ रहे हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कहाँ से, तो वो अलग अलग गांव का नाम हमें बताते हैं और बोलते हैं यहाँ हम रोजगार के लिए आ रहे हैं। तो मेरे मन में कई बार ये प्रश्न होता है, क्योंकि गांव में रहता है तो हम जनरली सोचते हैं कि वो खेती बाड़ी का ही काम करते होंगे, लेकिन वो यहाँ आ रहे तो क्यों ये छोड़ के आ रहे हैं, उसके पीछे की वजह ये है। मतलब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मेरे लिए। हम यदि देखते हैं तो हमें इन मुद्दों से बहुत दूर रखा जाता है। मतलब इन मुद्दों को लेके कभी सरकार के कोई नियम या कोई ऐसा हमें काम नजर नहीं आता कि वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे लगता है इसको लेके हम युवाओं के साथ में खास तौर पे बात होना चाहिए। सचिन भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मुझे दी और मैं लगातार आपकी अपडेट्स देखते रहती हूँ। वही अपडेट देख के मेरा रुचि जागा कि मुझे इस विषय पे बात करना चाहिए। साथ ही मेरे जितने दोस्त यदि मुझे सुन रहे हैं, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो आप सभी से बस एक बात करना चाहती हूँ युवा होने के नाते, कि हम सभी मनोरंजन की दुनिया से विपरीत भी जाएं। हम टिकटॉक, फेसबुक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मनोरंजन खबरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं।
हमें जो आज हम विषय पर जिन दो आंदोलन पर हमने बात की उधर भी हम अपना नजर डालें। वहां पर भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। और आप सभी को मैं आमंत्रित भी करती हूँ हमारे संविधान लाइव चैनल में। यदि आपके पास ऐसा कोई विषय है या आपके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा है जिस विषय पे आप अपनी बात कहना चाहते हैं या फिर रखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल स्वागत है आपका। आप हमारे साथ जुड़िए, आइए बात करिए। साथियों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी और नंबर है, आप सभी जरूर हमसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी और नंबर है, आप सभी जरूर हमसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।